नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर वीकेंड हम एक बाजार की दिग्गज और निवेश जगत की दिग्गज आवाज से आपको मिलवाते हैं, जहां पर न सिर्फ वो बाजार की चाल को समझाते हैं आपको और आपके पोर्टफोलियो पर भी इनफैक्ट सलाह देते हैं, भले ही आपकी रणनीति शॉर्ट टर्म की हो, लॉन्ग टर्म की हो। खासतौर से अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना कोई लक्ष्य साथ रखा है तो उसी पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय देते हैं, आपको दशा और दिशा बताते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं इहाब दिलवई, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के। इहाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इतने लंबे समय के बाद आप शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद आज समय देने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर मैं फोकस भी करूंगी इस चर्चा में इहाब, लेकिन उससे पहले बाजार की दशा और दिशा। यहाँ जब साल की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास कोई खास ट्रिगर्स नहीं थे। उसके बाद एकाएक हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखी, भले ही वो डोमेस्टिकली थी। ट्रेड टैरिफ्स की हमने एक टेंशन देखी जो ग्लोबली हमें प्रेशर में डाल रहे थे। अब भी सिचुएशंस मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक काम डाउन हुई हैं, बट अनिश्चितता बनी हुई है। आप तो फंड मैनेजर हैं, आप तो हमेशा लंबा खेलते हैं और लंबा ही सोचते हैं। बाजार को इस तरह के जो ट्रिगर्स जब भी मिलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम उतार चढ़ाव देखते हैं बाजार में, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो व्यू होता है अक्सर फंड मैनेजर्स के लिए वो इंटैक्ट होता है। अगर मैं आपका अगले 6 से 9 महीने का कोई इंटैक्ट व्यू समझना चाहूं बाजार की करंट स्थिति को देखते हुए, तो वो क्या है? मैक्रोस आपको कैसे लग रहे हैं बाजार के? जिस तरह के हेडविंड्स हमें ग्लोबली हमने झेले हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली, क्योंकि अभी नतीजों का भी सीजन शुरू हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर काफी हद तक सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को, कुछ थीम्स हैं जो अच्छा काम करती हैं। इन सब को मिलाते हुए बाजार कैसा लग रहा है यहाँ? देखिए, स्टार्टिंग ऑफ विथ मैक्रो ना, आप देखेंगे काफी मैक्रो इंडिकेटर्स, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, तो काफी हद तक सबड्यूड और कम है। तो वैसे हिसाब से काफी स्टेबल है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपने सही बताया कि थोड़ी अनसर्टेनिटी, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी के वजह से है, बट वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। यूएस सारे देशों के साथ टैरिफ रेट रिवाइज कर रहा है एंड रिसेंटली वियतनाम का बाहर आया है, चाइना का भी थोड़ा बहुत सेटल हो गया है और उम्मीद है कि इंडिया का भी आई थिंक विद इन अ वीक कुछ सेटल हो सकता है टैरिफ रेट। तो उसमें देखना पड़ेगा कि हाउ इंडिया का रेट, हाउ इज इट रिलेटिव टू जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके हिसाब से कैसा है। एक्सपेक्टेशन है कि दूसरे देशों से अच्छा होना चाहिए, इधर वियतनाम या चाइना से, बट नोइंग यूएस पॉलिसी काफी अनसर्टन रहती है, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ कैसे आएगा वो। बट उसके हिसाब से जो एक मैक्रो ट्रेंड ग्लोबली जो देखा जा रहा है कि डॉलर डेप्रिसिएशन जो है, राइट, वो टू सम एक्सटेंट ये टैरिफ रीसेट सेट ऑफ कर रहा है, क्योंकि अगर डॉलर एज अ करेंसी वीकन होता है तो फिर वो टैरिफ इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट कम हो जाता है। वो हम देख रहे हैं स्पेशली पोस्ट अप्रैल, जब टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद डॉलर काफी देशों के करेंसी के सामने डिप्रिशिएट हुआ है एंड डॉलर इंडेक्स जो डीएक्सवाई इंडेक्स है उससे पता लग जाता है कि ऑलमोस्ट पीक हुआ था 110 तक और वो ड्रिफ्ट नीचे होते होते 97 तक आ गया है अभी। तो वो भी एक ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड है। बट देखा जाए इंडिया में, लाइक आई मेंशन्ड, मैक्रो काफी स्ट्रांग है, करंट अकाउंट डेफिसिट लो है, इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है, करेंसी काफी स्टेबल है। जो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा मिसिंग था वो है अर्निंग्स ग्रोथ, especially since last year earnings growth weak है and versus estimates especially disappoint हो रहे हैं, क्योंकि estimates slightly higher थे because street का expectation था कि जो strong earnings growth हमने देखा था वो continue हो जाएगा, but to some extent उसमें थोड़ा pause हो गया है earnings growth में। but I think market needs earning growth revival। अगर वो आ गया तो फिर equity markets can do well।
So broadly to sum up my equity market view, मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है बिकॉज मैक्रो क्वाइट फेवरेबल है, फॉरेन इन्वेस्टर एब्सेंट है फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट, तो उसमें उससे अपसाइड रिस्क आ सकता है इफ फॉरेन इन्वेस्टर कम्स बैक टू द इंडियन इक्विटी मार्केट. बट आई थिंक रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड था वो डिलीवर नहीं हो रहा है एट अ ब्रॉडर मार्केट लेवल. तो इन केस वो हो जाए तो फिर इक्विटी मार्केट्स कैन डू वेल. एंड आई थिंक फ्रॉम अ पॉलिसी सपोर्ट परस्पेक्टिव हम लोगों ने काफी पॉलिसी सपोर्ट देखा है फ्रॉम इधर गवर्नमेंट जो टैक्स बेनिफिट था बजट में, प्लस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, प्लस रेट कट, सो पॉलिसी सपोर्ट काफी है. नाउ वील हैव टू सी हाउ इट translates into broader economic growth and earnings growth. ऑलराइट, आपकी अक्रॉस द मार्केट कैप्स वैल्यूएशन को लेकर नज़रिया मुझे जानना है. स्पेशली अगर मैं स्मॉल मिड कैप्स की मैं बात करूं, स्पेसिफिक पॉकेट्स जहां आपको लगता है कि अभी भी टाइम करेक्शन का इंतज़ार है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको टाइम करेक्शन का इंतज़ार है, और अगर है तो किन पॉकेट? देखिए, एज अ फंड हाउस हमें लार्ज कैप बेटर लगते हैं वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, बिकॉज द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स इज क्वाइट डीप फ्रॉम अ लिक्विडिटी परस्पेक्टिव, whereas थोड़ा मिड कैप इज स्लाइटली नैरो, तो वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगता है. Similarly, small cap, though on an aggregate may look expensive, but उसमें भी थोड़े पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप कोई सेगमेंट ऑफ स्मॉल कैप्स यू कैन ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो अराउंड इट. तो आई थिंक फ्रॉम अ preference from a capitalization perspective, it is large caps versus mid and small caps. बट ऑन अ स्टेटस को ये समझना जरूरी है कि देखो, एक होता है डिमांड फॉर इक्विटीज जो काफी स्ट्रांग है बिकॉज सप्लाई इनटू म्यूचुअल फंड स्ट्रांग है, बट एक दूसरा नजरिया है कि सप्लाई इनटू इक्विटीज. तो आप जून का डेटा देखेंगे, राइट? तो सप्लाई इनटू इक्विटीज is quite high. It's almost multifold of what demand for equities is. So I think in the medium to long term, ये if supply keeps continuing, वो थोड़ा ब्रेक डाल सकता है इक्विटी रिटर्न्स फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. ये भी एक व्यू बन रहा है. ऑलराइट, आप चलिए थोड़ा सा फोकस करते हैं अब मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज पर. और ये जो फंड है या ये जो कैटेगरी है, लेटली हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स ने इसको हाथों हाथ लिया है. ऑब्वियसली आपको इक्विटी डेट मिल जाता है, कमोडिटीज़ का एक्सपोजर भी मिल जाता है, कुछ फंड्स में हम रीट्स और इनवीट्स का भी एक्सपोजर देखते हैं. इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही ब्रिलियंट कैटेगरी है. और पिछले कुछ समय में क्योंकि हमने देखा था, एक दौर ऐसा आया था कि अक्रॉस एसेट क्लासेस आपने जहां भी पैसा डाला है, भले ही वो इक्विटी हो, डेट हो, या कमोडिटीज में गोल्ड या सिल्वर हो, आपका पैसा बस बना ही है. एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज दो तरह की होती हैं, पोर्टफोलियो के लेवल पर भी होती हैं और फंड लेवल पर भी होती हैं. और ये जो तरह का फंड है आपको फंड लेवल पर एसेट एलोकेशन करवा कर देता है. अगर मैं आपके फंड हाउस के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बताऊं, तो फिलहाल इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास एक्सपोजर क्या है, इफ वी कैन स्टार्ट विद दिस. या सो देखिए, अब अगर आप फंड का हिस्ट्री देखेंगे, राइट, तो इसमें इक्विटी एलोकेशन ऑन द लोअर साइड ऑलमोस्ट 47-48 तक गए हैं, ऑन द हायर साइड ऑलमोस्ट 78% तक गए. तो फिलहाल बेस्ड ऑन लास्ट पब्लिश्ड पोर्टफोलियो वो लगभग 50s, अर्ली 50s में रहेगा इक्विटी एलोकेशन. अगर हम कमोडिटीज की बात करेंगे तो ऑन द लोअर साइड मिनिमम 10% इन्वेस्टेड रहना चाहिए, एंड ऑन दी हायर साइड हमने देखा है कि 16-17% तक जा गया है. बट लाइक यू सेड, कमोडिटीज भी काफी अच्छा किया है फ्रॉम अ रिटर्न परस्पेक्टिव, स्पेशली प्रेशियस कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. तो हमने उसका एलोकेशन भी कम किया है इन दी पोर्टफोलियो, तो इट इज एट दी लोअर एंड ऑफ दी रेंज ऑफ 10 to 16-17. एंड जनरली बैलेंस जो है आफ्टर इक्विटी एंड आफ्टर कमोडिटी, वो डेट और आर्बिट्राज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रहता है.
ऑलराइट, गॉट इट। अब क्योंकि हम अक्रॉस एसेट क्लासेस एलोकेशन की बात करते हैं, और हर एसेट क्लास के अलग अलग फंड मैनेजर्स होते हैं, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ज़्यादा इक्विटी की ओर बातचीत कर पाएंगे हमारे साथ। बट हैविंग सेड दैट, क्या ये एलोकेशंस बदलते हैं, एक्सपोजर्स बदलते हैं बाजार की चाल के हिसाब से और या एसेट क्लास की परफॉर्मेंस के हिसाब से? इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों को बस दिख जाता है कि अच्छा इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, बट लोग ये नहीं समझ पाते कि इसकी एलोकेशंस होती हैं और उसकी एलोकेशंस बदलती भी हैं। नहीं, करेक्ट। तो अगर आप उसके लिए आपको फंड का हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ अ फंड हैज एलोकेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, इक्विटी का भी एलोकेशन क्वाइट वाइड रेंज है, कमोडिटीज का भी क्वाइट रेंज है उसमें भी। तो हमें लगता है कि एक्टिवली मैनेजिंग द एसेट एलोकेशन काफी जरूरी है एंड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द मार्केट एक पर्टिकुलर एसेट क्लास अच्छा करता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फेज ऑफ द मार्केट में है हम, और ये फेज ऑफ द मार्केट में कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा। तो एक्टिवली मैनेजिंग एन एसेट एलोकेशन कैन हेल्प जनरेट रिटर्न एंड अल्फा ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड, ये हमारा व्यू है। और हम बिलीव करते हैं कि डायनेमिकली एंड एक्टिवली मैनेजिंग एन एसेट एलोकेशन इज दी right approach to managing a multi-asset strategy.